चलिए अब इसमें प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेशन बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। देखो एल्कीन्स और एल्काइंस का अगर आप हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वी कैन हैव एल्केन एज द प्रोडक्ट। तो प्रिपरेशन मेथड में फर्स्ट स्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस बाय हाइड्रोजनेशन। आप ध्यान देना, देखो जैसे इनिशियल कंपाउंड अगर आपके पास एल्काइन है और अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2 के साथ में मेटल की प्रेजेंस में, इफ एल्काइन इज रिएक्टेड विथ H2 in presence of metal, the overall process involved in the reaction is breakage of pi bond. आप ध्यान देना, overall process क्या होगा? There will be breakage of this pi bond and addition of hydrogen, one on this carbon and one on this carbon. दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन ऐड होने के साथ में यहां पर कंपाउंड फॉर्म होगा एल्कीन। Now alkene will further react with H2 in presence of metal। मतलब एक तरह से हम बात कर सकते हैं there will be repetition of the process। और process repetition में क्या होगा, देखो फिर से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा and on addition of hydrogen on both the carbon atoms, one on each, there will be formation of alkane as the final product। So this is how hydrogenation of alkene or alkyne can be used to prepare alkane। देखो हमने यहाँ पर टर्म यूज की है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, देखो हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान देना, हाइड्रोजनेशन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हम कहते हैं ना हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर, वैसे ही अगर बात की जाए हाइड्रोजनेशन तो इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप ध्यान दें तो ओवरऑल प्रोसेस में क्या हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। अब एक बात ध्यान देना, देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं इट इज रिएक्शन ऑफ एल्कीन और एल्काइन विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ मेटल। यहां पर जो मेटल आपको दिया हुआ है ये आपको देखो रिएक्शन कंडीशन में क्या क्या मेटल आपको रिएक्शन में गिवन हो सकता है उसकी अगर बात की जाए तो ध्यान देना, रिएक्शन कंडीशन में जो आप मेटल यूज कर रहे हैं अलॉन्ग विद H2, दिस मेटल इट कैन बी निकल, रैनेनिकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। इनमें से आपको कोई भी मेटल रिएक्शन में गिवन हो सकता है, निकल, रैनेनिकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। और एक बात ध्यान देना, निकल और रैनेनिकल की अगर बात की जाए तो रैनेनिकल इज बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू निकल। निकल के कंपैरिजन में रैनेनिकल बेटर ऑप्शन है। बेटर ऑप्शन क्यों है ये मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। तो आप ध्यान देना, जैसे कि हम बात करें कि हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन विल बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, तो जो मेटल आपको रिएक्शन में गिवन हो सकता है इट में भी निकल, रैनेनिकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। और निकल और रैनेनिकल में अगर बात की जाए तो रैनेनिकल बेटर ऑप्शन है निकल के कंपैरिजन में, रीजन आपको आगे क्लियर हो जाएगा। और एक बात और ध्यान देना, हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और रैनेनिकल, सुनिएगा इस बात को, हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और रैनेनिकल इज अ नेम रिएक्शन। इन प्रेजेंस ऑफ निकल और रैनेनिकल the reaction is known as Savitier-Sandrens reaction, SS reaction। आप ध्यान देना, अगर आप हाइड्रोजनेशन निकल या रैनेनिकल की प्रेजेंस पे करवाते हैं तो इट विल बी अ नेम रिएक्शन। द रिएक्शन इज नोन एज एसएस रिएक्शन, सेवेटियर-सैंड्रेंस रिएक्शन। अब आप ध्यान देना, दो पॉइंट मुझे आपको एक्सप्लेन करना होंगे यहाँ पर। एक तो मैंने आपको कहा कि रैनेनिकल निकल के कंपैरिजन में एक बेटर ऑप्शन होगा, और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान देना जो हमें डिस्कस करना होगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप ओवरऑल रिएक्शन में देखेंगे, अगर आप नेट रिएक्शन में देखेंगे तो नेट रिएक्शन में क्या हुआ, देखो पाई बॉन्ड ब्रेक होकर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। अब पाई बॉन्ड ब्रेक होकर अगर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है तो यहां पर आप देखो इस नेट रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि यहां पर मेटल का यूज क्या है। क्योंकि अगर हमें हाइड्रोजनेशन करना है तो ठीक है, हमने हाइड्रोजन लिया है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, लेकिन यहां पर मेटल का क्या यूज हुआ, क्योंकि इस रिएक्शन को देखकर, इस नेट प्रोसेस को देखकर मेटल का तो एज सच यहां पर कोई यूज नहीं समझ में आ रहा है। अब रिएक्शन में मेटल का क्या फंक्शन है, मेटल का क्या यूज है, ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। एंड व्हाई,
रेने निकल इज बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू निकल। ये मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान देना। पहले बात करते हैं यूज ऑफ मेटल, और वो आपको समझ में आएगा इस रिएक्शन की मैकेनिज्म से। आप ध्यान देना, मैं आपको इस रिएक्शन के मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूं। इनफैक्ट मैकेनिज्म क्या, मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूं, हाउ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन इज कैरिड आउट। ध्यान देना, ये मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाता हूं कि एल्कीन या एल्काइन का हाइड्रोजनेशन होता कैसे, क्योंकि जो प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वही एक्चुअली इसका मैकेनिज्म भी है। आप ध्यान देना, जैसे सपोज आपको एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करना है, तो क्या करेंगे हम इसमें, मिक्सचर ऑफ एल्कीन प्लस H2 विल बी पास्ड ओवर मेटल। क्या करना होगा आपको इसके लिए, एल्कीन और H2 का मिक्सचर आप लेंगे एंड दिस मिक्सचर इज पास्ड ओवर मेटल। अब होगा क्या, देखो जैसे ही एल्कीन और H2 का मिक्सचर आप ओवर द मेटल पास करते हैं, मेटल क्या करता है, उस मिक्सचर में से हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कर लेगा। ध्यान देना, मेटल क्या करेगा, जो मिक्सचर में H2 प्रेजेंट है उस H2 को एड्सॉर्ब कर लेगा। सो व्हेन दिस मिक्सचर इज पास्ड ओवर मेटल, दिस H2 गेट्स एड्सॉर्ब्ड ओवर मेटल सरफेस। आप ध्यान देना, यहां पर एक्चुअली होगा क्या, जो H2 है वो मेटल सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाएगी। तो यहां पर मेटल सबसे पहले क्या करता है, H2 को एड्सॉर्ब कर लेगा। और अब आप ध्यान देना, देखो मिक्सचर में एल्कीन मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। अब होता क्या, देखो जैसे ही एल्कीन मॉलिक्यूल, ध्यान देना, जैसे ही एल्कीन मॉलिक्यूल ओवर द मेटल पास होता है, इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एल्कीन टुवर्ड्स मेटल। आप ध्यान देना, मिक्सचर में से H2 को तो मेटल ने एड्सॉर्ब कर लिया, अब सरफेस पर, मेटल सरफेस पर H2 एड्सॉर्ब्ड है और ये एल्कीन मॉलिक्यूल ओवर द मेटल पास हो रहा है। अब होता क्या, देखो जैसे ही एल्कीन मॉलिक्यूल ओवर द मेटल पास होगा, इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मेटल। ये एल्कीन मॉलिक्यूल टुवर्ड्स मेटल अट्रैक्ट होता है। क्वेश्चन है, एल्कीन मॉलिक्यूल का मेटल के लिए अट्रैक्शन का रीजन क्या है। आप जरा सोचिए, जो मेटल हम यूज कर रहे हैं, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, क्या मैं कह सकता हूं जो मेटल हमने यूज किया सभी में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, सभी में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। आप चाहे निकल की बात करो, प्लेटिनम की बात करो या पैलेडियम की बात करो। अब क्योंकि सब में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है और एल्कीन या एल्काइन मॉलिक्यूल जिसका भी आप हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, जैसे मैंने यहां पर एल्कीन लिया है, तो क्या मैं कह सकता हूं इनमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वैकेंसी। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एल्कीन का क्या होगा, मेटल की वैलेंसी के लिए मेटल की वैकेंसी के लिए अट्रैक्ट होता है। और जैसे ही एल्कीन मॉलिक्यूल टुवर्ड्स मेटल अट्रैक्ट होगा ड्यू टू वैकेंसी इन मेटल, क्योंकि जो मेटल हम यूज कर रहे हैं सभी में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो होगा क्या, देखो अब ये एल्कीन मॉलिक्यूल टुवर्ड्स मेटल अट्रैक्ट हो रहा है और क्या मैं कह सकता हूं मेटल सरफेस पर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब्ड है। मेटल सरफेस पर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब्ड है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं ये जो एड्सॉर्ब्ड हाइड्रोजन है, इनमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो चुकी है ड्यू टू देयर एड्सॉर्प्शन ऑन मेटल सरफेस। समझना इस बात को, ये H2 जब मेटल पर एड्सॉर्ब होगा तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट होगी, क्योंकि यहां पर भी जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी एक तरह से क्या होता है, मेटल की वैकेंसी में शेयर होता है। अब आप सोचिए, अगर ये हाइड्रोजन यहां पर एड्सॉर्ब्ड है और इनका सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेटल की वैकेंसी के साथ में शेयर हुआ है, तो जैसे ही एल्कीन मॉलिक्यूल टुवर्ड्स मेटल अट्रैक्ट होगा, मेटल सरफेस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन अपनी डेफिशिएंसी को बैलेंस करने के लिए एल्कीन पर ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब इस पाई का ब्रेक होगा और दोनों कार्बन पर साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन जो होगा वो ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे और होगा क्या, देखो इस प्रोसेस में अगर बात की जाए तो ध्यान देना, यहां पर इस पाई का ब्रेकेज और हाइड्रोजन्स का एडिशन, ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस यहां पर स्टार्ट होता है। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के साथ में क्या होगा, देखो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और जो मेटल यहां पर था वो फ्री हो जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन ओवरऑल कंप्लीट होती है। आप ध्यान देना, मैं प्रोसेस को फिर से रिपीट करता हूं। ये आपके पास मेटल, मिक्सचर ऑफ एल्कीन एंड H2 विल बी पास्ड ओवर मेटल। जैसे ये मिक्सचर आप पास करते हैं, इस मिक्सचर में से हाइड्रोजन तो मेटल सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाएगी और जैसे ही एल्कीन मॉलिक्यूल ओवर द मेटल पास होगा, ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स मेटल, क्योंकि एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और मेटल में वैकेंसी है। अब होता क्या है, देखो
जैसे ही एल्कीन मॉलिक्यूल टुवर्ड्स मेटल अट्रैक्ट होगा, मेटल सरफेस पर जो हाइड्रोजन एडसॉर्ब्ड है वो एल्कीन पर ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ध्यान देना, दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन का एडिशन साइमल्टेनियसली होता है, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो क्या होगा, इस प्रोसेस में ब्रेकेज ऑफ दिस पाई बॉन्ड एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन एल्कीन विल बी साइमल्टेनियसली। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के साथ में एल्केन फॉर्मेशन हो जाएगा और मेटल यहां पर फ्री। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? दिस इज हाउ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन टेक्स प्लेस एंड सेम इज द वे इन केस ऑफ एल्काइन। अब आप ध्यान देना, अगर ये प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट हुआ और ऐसे में अगर बात की जाए कि मेटल का रिएक्शन में क्या यूज है, तो क्या मैं कह सकता हूं मेटल यहां पर एक्चुअली सरफेस प्रोवाइड कर रहा है फॉर रिएक्शन। मेटल ने एक्चुअली क्या किया, सरफेस प्रोवाइड किया रिएक्शन के लिए। तो मेटल विल प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन। इसकी सरफेस पर हाइड्रोजन एडसॉर्ब्ड होगा, एल्कीन मॉलिक्यूल इसकी सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एल्कीन मॉलिक्यूल आएंगे और वहां पर हाइड्रोजनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो वास्तव में अगर बात की जाए यूज ऑफ मेटल इन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन में सरफेस प्रोवाइड करता है, और ये रीजन आप ध्यान देना, सुनिएगा इस बात को, ये रीजन है कि जो मेटल आप रिएक्शन में यूज करते हैं उसकी एफिशिएंसी, एक तरह से आप ये कह सकते हैं इस कैटलिस्ट की जो एफिशिएंसी है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि कितना ज्यादा सरफेस एरिया इसने रिएक्शन में प्रोवाइड किया है। आप ध्यान देना, जो मेटल आप यूज कर रहे हैं इस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी इसी बात पर डिपेंड करती है कि कितना ज्यादा सरफेस एरिया इसने रिएक्शन में प्रोवाइड किया। और अगर मैं बात कर रहा हूं कि निकल इज बेटर ऑप्शन देन रेने निकल, सॉरी रेने निकल इज बेटर ऑप्शन देन निकल, अगर मैं बात कर रहा हूं कि रेने निकल निकल से बेटर ऑप्शन है, तो उसका रीजन ये है, आप ध्यान देना, रेने निकल एक्चुअली जब बनाया जाता है, ध्यान देना, रेने निकल जब बनाया जाता है तो ये हमें पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है। अब आप सोचिए, अगर रेने निकल हमें पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है तो क्या मैं कह सकता हूं पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो इस कैटलिस्ट की जो एफिशिएंसी होगी वो निकल के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि मेटल जो आप यूज कर रहे हैं रिएक्शन में, उस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी इस बात पर डिपेंड करेगी कि कितना ज्यादा सरफेस एरिया इसने रिएक्शन में प्रोवाइड किया है, क्योंकि इसका फंक्शन रिएक्शन में यही होता है टू प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन। क्या बात क्लियर होगी? सो दिस इज अबाउट हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, एंड इन प्रेजेंस ऑफ निकल और रेने निकल द रिएक्शन इज नोन एज सेवेटियर-सेंड्रेल्स रिएक्शन। चलिए आप ध्यान देना, ये यहां पर प्रोसेस, अब मैं इससे रिलेटेड, इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप ध्यान देना, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन एल्कीन और एल्काइन। क्या हम बात कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का जो एडिशन होगा वो सिन एडिशन होगा। आप सोचिए, यहां पर हम बात करें कि दोनों हाइड्रोजन का कार्बन पर जो एडिशन होता है वो साइमल्टेनियसली होता है, और जरा देखो, दोनों कार्बन पर जब हाइड्रोजन का साइमल्टेनियस एडिशन होगा तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो यहां पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। यहां पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, जिसमें आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड, ब्रेकेज, फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज ऑफ दिस बॉन्ड विल बी साइमल्टेनियसली। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब आप सोचिए, अगर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है तो पक्का फिर तो हाइड्रोजन का जो एडिशन होगा वो सेम साइड से होगा, हाइड्रोजन का एडिशन अपोजिट साइड से नहीं हो सकता। क्योंकि आप सोचिए, अगर मैं इन हाइड्रोजन को अपोजिट साइड में अरेंज करता हूं तो जो साइक्लिक टीएस बनेगी, उसमें जो रिंग बनेगी वो ट्विस्टेड होगी, और ट्विस्टेड रिंग का फॉर्मेशन डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसमें स्ट्रेन होगा। तो दोनों हाइड्रोजन का जो एडिशन होगा दैट विल बी फ्रॉम द सेम साइड। मतलब आप ये कह सकते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल इज एन एग्जांपल ऑफ सिन एडिशन रिएक्शन। इस केस में एडिशन कैसा होता है? सिन एडिशन होता है। क्लियर बात ये? और एक पॉइंट आप ध्यान देना, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये बात तो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। याद करें, जीओसी 1 में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस किया था, और हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने एक टर्म डिस्कस की थी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। शायद आप उसे रिकॉल कर पाए, वो इसी से रिलेटेड है। आप ध्यान देना, इस रिएक्शन की अगर बात की जाए तो इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, एल्कीन का पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड होने के साथ में सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। आप कह सकते हैं इस रिएक्शन में पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है। पाई बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ है तो वीक बॉन्ड ब्रेक हुआ है,
और सिग्मा बॉन्ड्स का अगर फॉर्मेशन हुआ है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है, अब आप सोचिए वीक बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कम होगी, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. सो ओवरऑल एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आ रही बात समझ में? और क्या मैं कह सकता हूं, रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो हीट के फॉर्म में रिलीज होगी, और उसी हीट के लिए हम टर्म यूज करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. आप ध्यान देना, द हीट रिलीज्ड इन द प्रोसेस इज नोन एज heat of hydrogenation. It is known as heat of hydrogenation. It is known as heat of hydrogenation. क्लियर बात ये? और heat of hydrogenation कंपैरिजन भी हमने GOC1 में डिस्कस किया था हाइपर कॉन्जुगेशन में. याद करें, आपको डिफरेंट एल्कीन्स गिवन होती है और उनके लिए आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना होता है. उसके लिए मैंने आपसे कहा था दो फैक्टर्स हैं. एक तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जिस कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे उसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी, और अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल हो तो कंपैरिजन का बेसिस होता है स्टेबिलिटी, एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड व्हिच इज टू बी हाइड्रोजनेटेड. तो ये हमने क्वेश्चंस पहले डिस्कस किए GOC1 में, वो इसी रिएक्शन पर बेस्ड थे. तो दो पॉइंट मैंने आपको बताया इसमें. एक तो जो हाइड्रोजन का एडिशन है दैट इज सिन एडिशन, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होंगे सिंस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. और दूसरा हमने कहा देयर इज ब्रेकेज ऑफ पाई बॉन्ड दैट इज वीक बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स व्हिच आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. सो ओवरऑल एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन द प्रोसेस. सो इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड द एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट दैट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. अब पॉइंट नंबर 3, आप ध्यान देना, बात करते हैं इसमें रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स. अगर आपको डिफरेंट एल्कीन्स गिवन हो और उनका अगर आपको रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना हो फॉर हाइड्रोजनेशन, तो क्वेश्चन है हाउ द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्कीन्स कैन बी कंपेयर्ड फॉर दिस रिएक्शन. अब आप ध्यान देना, पॉइंट ऑफ एरर जहां पर मोस्टली स्टूडेंट एरर करते हैं. देखो, एल्कीन्स का आपको रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना है हाइड्रोजनेशन के लिए. ये एक रिएक्शन हुई, याद करें एल्कीन्स की रिएक्शन हमने GOC2 में भी डिस्कस की थी. याद करें, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. याद रहे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हमने डिस्कस किए पहले. याद करो, मैंने पूरा एक चार्ट डिस्कस किया था 10 रिएक्शंस का, जिसमें हमने बात की थी रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4, रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमीन इन वाटर. याद आ रहा है? तो वो जो रिएक्शंस हमने डिस्कस की थी एल्कीन एल्काइन की, वो तो हमने डिस्कस की थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. वहां पर भी हमने एल्कीन्स का और एल्काइंस का रिएक्टिविटी कंपैरिजन डिस्कस किया था फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. और आप याद करें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस involve formation of carpeten as an intermediate that is RDS of the reaction. इसलिए वहां पर जब हमें डिफरेंट एल्कीन्स या एल्केन्स गिवन होती है और उनका जब हम रिएक्टिविटी कंपैरिजन करते थे फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो वहां पर कंपैरिजन का बेसिस था स्टेबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव कार्पेटेन. वो एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव थी जिसके करस्पॉन्डिंग बनने वाला कार्पेटेन ज्यादा स्टेबल था, क्योंकि वहां पर हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ कार्पेटेन वाज RDS. क्वेश्चन है क्या वही कंसेप्ट यहां भी अप्लाई होगा? क्या जैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए एल्कीन्स की रिएक्टिविटी कंपेयर की थी, क्या उसी तरह से हम यहां भी कंपैरिजन करेंगे? आंसर है नो. क्योंकि आप सोचिए, जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हमने एल्कीन्स और एल्काइंस की डिस्कस की थी, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था फर्स्ट स्टेप इज RDS दैट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्पेटेन. तो वहां पर हमें इंटरमीडिएट कार्पेटेन बना था, और क्योंकि कार्पेटेन का बनना वहां पर RDS था, तो इसलिए वहां पर हमने कंपैरिजन का बेसिस कार्पेटेन की स्टेबिलिटी ली थी. आप तो मुझे बताओ कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हो रहा है? आंसर है इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट तो फॉर्म ही नहीं हो रहा है. यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप देखो इस रिएक्शन में यहां पर इंटरमीडिएट तो बना ही नहीं, ना तो कार्पेटेन, ना फ्री रेडिकल, ना कार्बोनेट, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है. इनफैक्ट आप कह सकते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. देयर इज नो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. केवल ट्रांजिशन स्टेट बनी और उससे डायरेक्ट प्रोडक्ट. आप सोचिए इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो क्योंकि दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन का एडिशन साइमल्टेनियस हो रहा है बाय द ब्रेकेज ऑफ पाई बॉन्ड, तो फिर तो इस केस में एज सच देयर इज नो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. अब आप सोचिए जब यहां पर इंटरमीडिएट बना ही नहीं, तो कंपैरिजन का बेसिस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी आप कैसे लेंगे? जबकि एल्कीन्स और एल्काइंस की जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिस्कस की थी GOC2 में,
वहां पर हमने कंपैरिजन का बेसिस लिया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटैन। तो मतलब वो रिएक्शंस और ये रिएक्शन दोनों में कंपैरिजन का बेसिस रिएक्टिविटी के लिए अलग अलग होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना। क्योंकि होता क्या, देखो वहां पर हमने बहुत सारी रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए डिस्कस की थी, एल्कीन एल्काइन के लिए, तो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने किए थे। तो ऐसे में क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स की एक प्रैक्टिस में आ जाता है कि आपको डिफरेंट एल्कीन्स गिवन है और उनका रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना है। अब आपके मन में रिएक्शन का डिफरेंस तो याद रहता नहीं है, बस आप क्या करते हैं, सभी के करस्पॉन्डिंग कार्पेटैन बनाया और कार्पेटैन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनका रिएक्टिविटी कंपैरिजन कर लिया। देखो अगर रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए आपसे रिएक्टिविटी पूछा है तब तो वो सही है, लेकिन अगर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए आपसे पूछा जाए तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में देयर इज नो कार्पेटैन फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, इनफैक्ट देयर इज नो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो क्वेश्चन है फिर यहां पर कंपैरिजन का बेसिस क्या लिया जाए। देखो यहां पर हम कंपैरिजन का बेसिस लेंगे स्टेरिक, क्योंकि आप सोचिए यहां पर तो केवल होना क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन्स अगर इन कार्बन को इजीली अप्रोच कर जाएं, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही एल्कीन मॉलिक्यूल टुवर्ड्स मेटल अट्रैक्ट होता है, जैसे ही एल्कीन मॉलिक्यूल टुवर्ड्स मेटल अट्रैक्ट होता है, दोनों हाइड्रोजन एल्कीन के कार्बन पर साइमल्टेनियसली ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां पर अगर हम डिफरेंट एल्कीन्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी के लिए केवल आपको यह देखना है कि ये दोनों हाइड्रोजन इन कार्बन्स को कितना इजीली अप्रोच कर पा रहे हैं, और इन हाइड्रोजन्स की इन कार्बन के लिए अप्रोच वो डिपेंड करेगी स्टेरिक हिंड्रेंस पर। तो ये आप कह सकते हैं कि जितना एल्कीन में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन के लिए उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो ध्यान रखिएगा यहां पर रिएक्टिविटी कंपैरिजन जो बेसिस है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटैन नहीं है, क्योंकि यहां पर रिएक्शन में कार्पेटैन बना ही नहीं है। तो इस केस में रिएक्टिविटी विल बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक। तो पॉइंट नंबर 3 में हम बात करते हैं reactivity of alkenes or alkynes for the reaction depends on steric and less the steric hindrance on reaction site। जिन कार्बन पर हाइड्रोजन का एडिशन होना है, मतलब C डबल बॉन्ड C या एल्काइन में आप कह सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, यही तो रिएक्शन की साइट है ना, इन्हीं कार्बन पर तो हाइड्रोजन का एडिशन होना है ना। तो रिएक्शन साइट पर जितना स्टेरिक कम होगा, आप कह सकते हैं कंपाउंड की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर बात ये? चलिए मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं, शायद आपको इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं यहां पर इन टू एल्कीन्स की बात कर रहा हूं, प्रोपीन एंड इथीन, और इनका रिएक्टिविटी कंपैरिजन कर रहा हूं, और इसमें मैं दो रिएक्शंस ले रहा हूं। एक तो जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजनेशन, और एक रिएक्शन में ले रहा हूं उनमें से जो 10 रिएक्शंस हमने पहले एल्कीन्स एल्काइंस की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए डिस्कस की थी, उनमें से मैंने एक रिएक्शन लिया हाइड्रेशन। हाइड्रेशन आप याद करें, रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 डिस्कस की थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4, या हम लिखते हैं H2OH+, या हम लिखते हैं H3O+। तो देखो ये रिएक्शन तो मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में से एक रिएक्शन ली उस कैटेगरी में से, और सेकंड में बात कर रहा हूं हाइड्रोजनेशन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, अगर मुझे इन टू एल्कीन्स का रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना है फॉर हाइड्रेशन, टर्म्स को समझ लेना, यहां पर हाइड्रेशन है और यहां पर हाइड्रोजनेशन है, अंतर है ना। तो हाइड्रेशन की अगर बात की जाए तो देखो हाइड्रेशन तो हम कह सकते हैं इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तो कंपैरिजन का बेसिस होगा स्टेबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव कार्पेटैन। जरा सोचिए, इसके करस्पॉन्डिंग जो कार्पेटैन बनेगा यहां पर पॉजिटिव चार्ज, और इसके करस्पॉन्डिंग जो कार्पेटैन बनेगा, दोनों में से कहीं भी पॉजिटिव चार्ज शो कर दो, सिमेट्रिकल एल्कीन है। आप सोचिए किस एल्कीन के करस्पॉन्डिंग बनने वाला कार्पेटैन ज्यादा स्टेबल होगा? आंसर है ये एल्कीन, क्योंकि इसमें जो कार्पेटैन बनेगा उसे मिथाइल ग्रुप से हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबिलिटी सपोर्ट मिलेगा और प्लस आई के थ्रू भी स्टेबिलिटी सपोर्ट मिलेगा। तो फिर तो हम कह सकते हैं इस एल्कीन का इंटरमीडिएट कार्पेटैन ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। सो दिस एल्कीन इज मोर रिएक्टिव फॉर हाइड्रेशन रिएक्शन एज कंपेयर टू दिस एल्कीन। तो ये तो मैंने कंपैरिजन किस बेसिस पे किया? बेस्ड ऑन कार्पेटैन स्टेबिलिटी। यहां पर हमने क्या बेसिस लिया है? इट इज बेस्ड ऑन कार्पेटैन स्टेबिलिटी, क्योंकि यहां पर जिस रिएक्शन के लिए हम रिएक्टिविटी कंपैरिजन कर रहे हैं दैट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए अब बात करते हैं फॉर हाइड्रोजनेशन। अब यहां पर हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, जो रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। और हाइड्रोजनेशन के लिए तो मैंने आपसे कहा इस केस में रिएक्टिविटी इज कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक। जरा देखो, इन दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा और इन दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा। क्या मैं कह सकता हूं दोनों में अगर स्टेरिक को कंपेयर किया जाए तो यहां पर स्टेरिक कम है,
क्योंकि यहाँ पर H है, जबकि यहाँ पर H की जगह पर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, एंड एल्काइल इज कंसिडर्ड एज अ बल्की ग्रुप इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टेरिक रिपल्शन। तो दोनों में अगर कंपेरेटिव बात की जाए तो यहाँ स्टेरिक कम होगा, सो इथीन विल बी मोर रिएक्टिव फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एज कंपेयर टू प्रोपीन। एकदम रिवर्स हो गया ऑर्डर्स में। तो यही मैंने आपसे कहा, एल्कीन से एल्काइंस का अगर आपको रिएक्टिविटी कंपैरिजन दिया हुआ है तो अब आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखो अभी तक हमने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की बात नहीं की थी, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपसे एल्कीन एल्काइन की रिएक्टिविटी के लिए पूछे गए वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए पूछे गए, जहां पर आंसर आप किस बेसिस पर देते थे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेटाइन। लेकिन अब क्योंकि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे अगर आपको एल्कीन से एल्काइंस का रिएक्टिविटी कंपैरिजन के लिए क्वेश्चन दिया जाए तो चेक करके आंसर देना कि क्वेश्चन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए पूछा है या किसी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए पूछा है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए पूछा है तो फिर से कार्बेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा, लेकिन अगर हाइड्रोजनेशन के लिए पूछा है तो स्टेरिक के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? और मैं आपको बताता हूं, देखो चलिए आप मुझे बताओ एल्कीन और एल्काइन, अगर मैं एल्कीन और एल्काइन का रिएक्टिविटी कंपैरिजन करता हूं फॉर हाइड्रेशन, मतलब फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आंसर है एल्कीन। अरे भाई डिस्कस किया है ना, क्योंकि एल्काइन में जो कार्बेटाइन बनेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज अनसैचुरेटेड कार्बन पर आएगा, जबकि एल्कीन के करस्पॉन्डिंग जो कार्बेटाइन बनेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज सैचुरेटेड कार्बन पर आएगा। तो याद करो हमने डिस्कस भी किया है, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू एल्काइंस। लेकिन अगर आप इन्हीं दो कंपाउंड्स एल्कीन और एल्काइन को हाइड्रोजनेशन के लिए कंपेयर करेंगे तो ध्यान देना, देखो हाइड्रोजनेशन की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजनेशन, एक तो हम बात करें हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और एक हम बात करें हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन, तो ध्यान देना एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एज कंपेयर टू एल्कीन्स। एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए एज कंपेयर टू एल्कीन्स, क्योंकि आप सोचिए एल्काइन में कार्बन पर, जिन कार्बन पर हाइड्रोजन को ऐड होना है, क्या मैं कह सकता हूं उन कार्बन पर केवल 2 यूनिट्स प्रेजेंट होंगी, एक इस वैलेंसी पर और एक इस वैलेंसी पर, जबकि एल्कीन में जिन 2 कार्बन पर हाइड्रोजन को ऐड होना है वहां पर आप कह सकते हैं ओवरऑल 4 यूनिट्स प्रेजेंट होंगी। तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन द रिएक्शन साइड इज 2 एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन द रिएक्शन साइड इज 4। तो जहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स कम होगी वहां पर स्टेरिक कम होगा, स्टेरिक अगर कम होगा तो फिर तो हम कह सकते हैं एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एज कंपेयर टू एल्कीन्स। तो ध्यान में रखिएगा, अब आपको आगे ध्यान में रखना होगा कि एल्कीन्स एल्काइंस का अगर आपको रिएक्टिविटी कंपैरिजन पूछा जा रहा है तो किस रिएक्शन के लिए, अगर किसी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए पूछा गया है तो आंसर आपको कार्बेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देना है, लेकिन अगर हाइड्रोजनेशन के लिए पूछा जाए तो आंसर आपको स्टेरिक के अकॉर्डिंग देना है, तो इट इज बेस्ड ऑन स्टेरिक। क्या समझ आई है? तो इस तरह से हम एल्कीन्स और एल्काइंस का रिएक्टिविटी कंपैरिजन करेंगे फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्लियर बात है? तो ये कुछ पॉइंट्स हाइड्रोजनेशन पर बेस्ड, एक तो रिएक्टिविटी कंपैरिजन, किस तरह से हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिन एडिशन एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड द हीट रिलीज्ड इन द प्रोसेस इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और मेटल जो आपको गिवन हो सकता है उसमें 4 ऑप्शन है, निकल, रेनेनिकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। और मैंने आपको क्या बताया, मेटल का रिएक्शन में क्या फंक्शन है, तो मेटल विल प्रोवाइड सरफेस फॉर द रिएक्शन, इसकी सरफेस पर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब्ड होंगे, एल्कीन मॉलिक्यूल आएंगे और रिएक्शन को कंप्लीट करके चले जाएंगे। तो मेटल विल प्रोवाइड सरफेस फॉर द रिएक्शन, इसीलिए मेटल की एफिशिएंसी या कहा जाए रिएक्शन में कैटलिस्ट की जो एफिशिएंसी है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि कितना ज्यादा सरफेस एरिया उसने रिएक्शन में प्रोवाइड किया है। इसीलिए तो हम बात करते हैं रेनेनिकल इज बेटर ऑप्शन देन निकल, क्योंकि रेनेनिकल जब बनाया जाता है तो हमें पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है और पाउडर्ड फॉर्म में हम कह सकते हैं उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। एंड हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड रेनेनिकल इज नोन एज सेबेटियर-सैंड्रेस रिएक्शन, एसएस रिएक्शन। क्लियर बात ये? सो दिस इज अबाउट हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। चलिए एल्कीन्स और एल्काइंस का हमने हाइड्रोजनेशन डिस्कस किया, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्काइन का अगर आप हाइड्रोजनेशन करते हैं तो इस रिएक्शन कंडीशन में एल्काइन इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एल्कीन एंड फर्दर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन गिव्स एल्केन एज द फाइनल प्रोडक्ट, राइट? अब आप ध्यान देना, मान लो अगर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी हो
कि हमें एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करना है, लेकिन हमें फॉर्मेशन करना है एल्कीन का। मतलब हमारी रिक्वायरमेंट है, सपोज वी नीड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। मतलब समझ में आ रहा है क्या है? इसका मतलब ये कि हम एल्काइन का हाइड्रोजनेशन चाहते हैं अप टू एल्कीन, नो फर्दर हाइड्रोजनेशन। मतलब एक तरह से हम बात कर सकते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन, क्योंकि कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन विल गिव एल्केन। क्योंकि अगर आप कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करोगे तो पहले एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट होगी और एल्कीन फाइनली एल्केन में। लेकिन अगर आपको एल्काइन के हाइड्रोजनेशन से एल्कीन बनानी है, मतलब आपको हाइड्रोजनेशन कंप्लीट ना करके क्या करना है, पार्शियल करना है। अब देखो ये जो रिएक्शन कंडीशन है, इस रिएक्शन कंडीशन में तो एल्काइन का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा और प्रोडक्ट आपको मिलेगा एल्केन। अगर आपको पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना है तो फिर रिएक्शन कंडीशन को स्पेशल बनाना पड़ेगा। अब स्पेशल क्या करना होगा वो मैं आपको क्लियर करता हूं, आप ध्यान देना। बात करते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें से, आप ध्यान देना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। और पार्शियल हाइड्रोजनेशन समझ रहे हैं ना, क्या करना है? देखो इस केस में हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन इज टू बी कैरिड आउट अप टू एल्कीन। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो, दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाए और यहां पर कंपाउंड हमें मिले एल्कीन। और ध्यान देना, अगर हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम चाहते हैं कि अब इस एल्कीन का फर्दर हाइड्रोजनेशन ना हो। क्लियर बात ये? तो इसका मतलब एल्काइन के हाइड्रोजनेशन से अगर हमें एल्कीन फॉर्मेशन करना है, रिएक्शन को अगर यहां तक रोकना है, तो हमें एल्काइन का क्या करना होगा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना होगा। अब आप ध्यान देना, देखो जो रिएक्शन कंडीशन अभी हमने डिस्कस की उसमें तो मैंने आपसे कहा कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा। जैसे आप देखो, अगर आप यूज करते हैं मेटल प्लस H2 लाइक H2 प्लस पैलेडियम, तो इस केस में तो एल्काइन का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा और प्रोडक्ट आपको मिलेगा एल्केन। अगर आप पार्शियल हाइड्रोजनेशन चाहते हैं तो ध्यान देना, इस रिएक्शन में आपको कंडीशन में क्या चेंज करना होगा, द रिएक्शन विल बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ H2 प्लस पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। आप ध्यान देना, इस रिएक्शन मिक्सचर में आपको यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट भी मिक्स करना होगा। अगर आप इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी मिक्स कर देते हैं, then hydrogenation of alkyne will not be complete, now it will be partial। और ध्यान देना, पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो इस केस में मैंने आपसे कहा कि जो हाइड्रोजनेशन होगा दैट विल बी पार्शियल। एंड दिस कॉम्बिनेशन पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज Lindlas catalyst। it is known as Lindlas catalyst। इसे कहा जाता है Lindlas catalyst। इसका मतलब ये हुआ, इन शॉर्ट हम बात कर सकते हैं, इफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ Lindlas catalyst, it will be partial hydrogenation and there will be formation of alkene as the final product, no further hydrogenation, right? और ध्यान देना, कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपने इसमें मिक्स किया है तो अब क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर कर क्या रहा है। एक्चुअली आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर मिक्स किया तो ये कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देता है। यहां पर कैटलिस्ट क्या है, मेटल। तो अगर आपने पैलेडियम के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट भी मिक्स किया है तो ये इस पैलेडियम की, इस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को डिक्रीज करने का काम कर रहा है। और इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट को यहां पर हम बोलते हैं इट एक्ट्स as poison for catalyst। ध्यान देना, this calcium carbonate used in the reaction acts as poison for catalyst। it acts as poison for catalyst। ये catalyst के लिए poison का काम करता है। कैसे poison का काम करता है आप ध्यान देना। देखो मैंने आपको क्या बताया, जब आप एल्कीन या एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करते हैं मेटल की प्रेजेंस में, तो मेटल का फंक्शन क्या था, सरफेस प्रोवाइड करना। अब होता क्या है, देखो पैलेडियम का फंक्शन यहां पर रिएक्शन में सरफेस प्रोवाइड करना है। और मैंने आपसे ये कहा कि इस मेटल की, इस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी भी इसी बात पे डिपेंड करती है कि रिएक्शन में कितना ज्यादा सरफेस एरिया इसने प्रोवाइड किया, राइट। अब ऐसे में आप देखो, अगर आप इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स करते हैं तो ध्यान देना, कैल्शियम कार्बोनेट इज अ व्हाइट डेंस सब्सटेंस। ये व्हाइट कलर का डेंस सब्सटेंस होता है। जैसे ही आप ये मिक्स करेंगे तो ये क्या करता है, मेटल के सरफेस को कवर कर लेता है। और ध्यान देना, अगर कैल्शियम कार्बोनेट ने मेटल के सरफेस को कवर कर दिया
तो आप समझ लें जितना सरफेस इसने मेटल का कवर किया है वो सरफेस अब अवेलेबल नहीं होगा रिएक्शन के लिए। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं बाय एडिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वी आर रिड्यूसिंग सरफेस ऑफ मेटल। और मैंने आपसे क्या कहा, मेटल की कैटलिस्ट की एफिशिएंसी इसी बात पे डिपेंड करेगी कि कितना ज्यादा सरफेस एरिया उसने रिएक्शन में प्रोवाइड किया। अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट मिला दिया है मतलब आपने कैटलिस्ट का सरफेस एरिया कम कर दिया, मतलब आपने कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को कम कर दिया है। मतलब एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को कम करके उसके लिए एक तरह से पॉइजन का काम कर रहा है वो। इसलिए हम बात करते हैं इट एक्ट्स एज अ पॉइजन फॉर कैटलिस्ट एंड इट विल रिड्यूस सरफेस एरिया ऑफ द मेटल। और यही रीजन है कि इस केस में फिर रिएक्शन कंप्लीट ना होकर के क्या होती है, पार्शियल होती है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब एक बात समझना, देखो मैंने आपसे कहा भाई इस केस में रिएक्शन कंप्लीट ना होकर के पार्शियल होगी, मतलब एल्काइन का हाइड्रोजनेशन तो होगा लेकिन एल्कीन का नहीं। अब एक पॉइंट ये आता है कि अगर कैटलिस्ट की एफिशिएंसी डाउन हुई है तो फिर नो रिएक्शन की बात करें ना। ऐसा क्योंकि एल्काइन का हाइड्रोजनेशन तो हो रहा है, एल्कीन का नहीं होगा, जबकि दोनों में होना क्या है, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर हाइड्रोजन ही तो ऐड होना है। तो जैसे यहां पर पाई बॉन्ड ब्रेक होकर हाइड्रोजन ऐड हुआ, ऐसे यहां भी पाई बॉन्ड ब्रेक होकर हाइड्रोजन ऐड हो जाए। ऐसा क्योंकि एल्काइन का हाइड्रोजनेशन होगा बट एल्कीन का नहीं। रीजन है क्योंकि अगर एल्काइन और एल्कीन्स का अगर मैं हाइड्रोजनेशन के लिए रिएक्टिविटी कंपैरिजन करता हूं तो विच इज मोर रिएक्टिव, एल्काइन और एल्कीन? आंसर एल्काइन। एल्काइन इज मोर रिएक्टिव फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एज कंपेयर टू एल्कीन। अभी अभी डिस्कस किया ना हमने। अब आप सोचिए एल्काइन अगर एल्कीन के कंपैरिजन में हाइड्रोजनेशन के लिए ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्योंकि एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है तो ऐसे केस में लेस एफिशिएंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी उसका हाइड्रोजनेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब एल्कीन की बारी आएगी तो क्योंकि एल्कीन अल्काइन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, अब एल्कीन लेस रिएक्टिव है और इधर आपने कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को भी डिक्रीज कर दिया है बाय एडिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये भी लेस रिएक्टिव और ये भी लेस एफिशिएंट कैटलिस्ट है। दोनों लेस होने की वजह से यहां पर नो रिएक्शन। तो ये रीजन है कि लेस एफिशिएंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एल्काइन का हाइड्रोजनेशन तो हो जाएगा बट एल्कीन का नहीं, बिकॉज एल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। आया समझ में? सेकंड ऑप्शन है आपके पास H2 प्लस निकल, लेकिन H2 प्लस निकल का मतलब तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन है। हमें तो एल्काइन का क्या करना है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। तो ऐसे में आप ध्यान देना हम यहां पर प्योर निकल यूज ना करके इसका अलॉय यूज करते हैं। हम यहां पर यूज करते हैं निकल बोराइड। ध्यान देना हम यहां पर यूज करते हैं निकल बोराइड अलॉय यूज करते हैं। और अगर आपने प्योर निकल यूज ना करके अलॉय यूज किया है, अगर निकल के साथ में बोरॉन भी प्रेजेंट है, तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि निकल के थ्रू जो यहां पर इफेक्टिव सरफेस एरिया रिएक्शन के लिए मिलने वाला था वो अब उतना इफेक्टिव सरफेस एरिया नहीं मिल पाएगा क्योंकि अब यहां पर आप प्योर निकल यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसमें भी एक तरह से आपने क्या किया, इंप्योरिटी ले ली है बोरॉन की, और अगर इंप्योरिटी है तो यहां भी कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को आपने एक तरह से क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। यहां पर भी रिएक्शन कंप्लीट ना होकर के पार्शियल हो जाएगी। सो दिस इज हाउ पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन कैन बी कैरिड आउट टू प्रिपेयर एल्कीन। अब एक बात ध्यान देना, हमने इसमें एल्काइन से एल्कीन तो बना लिया है बाय पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन, जिसमें हमने मेटल की एफिशिएंसी को कम करके रिएक्शन को यहां पर एल्कीन पर स्टॉप कर दिया है। इस तरह से आप रिएक्शन में एल्कीन तो बना लेंगे, लेकिन इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या मैं आपको बताता हूं। देखो हमने डिस्कस किया कि मेटल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है वो सिन एडिशन है, राइट? भाई मेटल की प्रेजेंस में जो हाइड्रोजनेशन होगा दैट इज सिन एडिशन। अब आप सोचिए एल्काइन का अगर आप पार्शियल हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं और अगर हम बात करें कि एडिशन इज सिन एडिशन, जैसे एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं, ये आपने एल्काइन ली और इसका आपने हाइड्रोजनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलास कैटलिस्ट पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहां पर क्या होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन साथ में आप देखो हम बात करें कि एडिशन इज सिन एडिशन, इसका मतलब इस एल्काइन पर जो हाइड्रोजन ऐड होंगे वो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होंगे, और अगर सेम साइड से हाइड्रोजन ऐड होंगे तो फिर तो यहां पर आप कह सकते हैं सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इन दिस केस द एल्कीन फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज स्पेसिफिकली सिस एल्कीन। यहां पर हमें स्पेसिफिकली सिस एल्कीन मिलेगी। क्या मैं कह सकता हूं इस रिएक्शन में हम ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। ट्रांस एल्कीन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस रिएक्शन। ये इस रिएक्शन का ड्रॉबैक है क्योंकि ट्रांस एल्कीन के लिए दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड मिलने चाहिए, और हाइड्रोजन आपको अपोजिट मिले इसके लिए हाइड्रोजन का एडिशन कैसा होना चाहिए, अपोजिट साइड से। अपोजिट साइड से एडिशन होने का मतलब एंटी एडिशन। हमने कहा एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल
is syn addition, not anti. मतलब this reaction cannot be used to prepare trans alkene. It can be used only to prepare cis alkene. आया समझ में? ये इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है. देखो इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है वो मैं आपको बताता हूँ. जैसे ब्यूट 2 आइन आपको गिवन है, H2 प्लस लैंडास कैटलिस्ट गिव्स कंपाउंड X. चलो कंपाउंड X तो आपके सामने आ चुका है, cis 2 ब्यूटीन. और फिर आपको दिया जाता है दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? अब आप याद करें, एडिशन ऑफ ब्रोमीन ऑन एल्कीन इज एंटी एडिशन. याद करें ब्रोमीन का एडिशन तो एंटी एडिशन होता है ना. तो अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं स्टीरियो आइसोमर्स की बात करूं तो कैसे स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे? याद करो इसकी टेक्निक मैंने आपको बताई थी, वही टेक्निक अप्लाई करते हैं. चलिए, जो ऐड होगा वो तो वर्टिकल लाइन पर, जो ऐड होगा वो वर्टिकल लाइन पर. अब बताओ दोनों मिथाइल ग्रुप को मैं कैसे प्लेस करूं? अपोजिट साइड, क्योंकि यहां पर दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड है तो एंटी एडिशन वो क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट. तो अगर एक मिथाइल ग्रुप यहां आएगा तो दूसरा मिथाइल ग्रुप यहां आएगा, और ये H और ये H ऑपोजिट, और ये मिलेगा तो साथ में इसका मिरर इमेज भी मिलेगा. और अगर हम बात करें कि इसका मिरर इमेज भी मिलेगा तो ध्यान देना, ये अगर डेक्स्ट्रो है तो मिरर इमेज लीवो, या फिर ये अगर लीवो है तो मिरर इमेज डेक्स्ट्रो. मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा. यहां पर हम बात कर सकते हैं देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर. आया समझ में? इस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है इस रिएक्शन में. तो ध्यान देना, यहां पर हमने एल्काइन से एल्कीन का फॉर्मेशन डिस्कस किया है बाय पार्शियल हाइड्रोजनेशन, और उसका तरीका क्या होगा? बाय रिड्यूसिंग एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, राइट. लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, ट्रांस एल्कीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस रिएक्शन. क्वेश्चन है ट्रांस एल्कीन अगर हम नहीं बना पा रहे हैं तो हम बनाएंगे कैसे? क्या हमारे पास दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव मेथड है ट्रांस एल्कीन बनाने का? यस. देखो अगर हमें ट्रांस एल्कीन बनाना है तो हाइड्रोजन का एडिशन कैसा होना चाहिए? एंटी. अब एंटी एडिशन मेटल की प्रेजेंस में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेटल की प्रेजेंस में तो जो एडिशन है वो सिन एडिशन है. तो इसके लिए फिर हम एक ऑल्टरनेटिव रिएक्शन की बात करते हैं, और वो ऑल्टरनेटिव रिएक्शन है, ध्यान देना, अगर आपको एंटी एडिशन करना है, अगर आप ट्रांस एल्कीन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एल्काइन की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन आपको लेनी होगी विद सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया. उस केस में एल्काइन विल बी रिएक्टेड विद सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया. क्या बात समझ में आ रही है? अगर आप एल्काइन की रिएक्शन सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया के साथ में लेते हैं तो इट विल बी द प्रोसेस दैट विल इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन. इसके थ्रू आप ट्रांस एल्कीन बना सकते हैं. और ध्यान देना, reaction of alkyne with sodium plus liquid ammonia is a name reaction. This reaction is known as Birch reduction. It is known as Birch reduction. इस रिएक्शन को कहा जाता है बर्च रिडक्शन रिएक्शन. अब मैंने आपसे कहा कि इस केस में आप ट्रांस एल्कीन बना सकते हैं. इनफैक्ट आप ध्यान देना, इस प्रोसेस से आप सिस और ट्रांस दोनों का मिक्सचर बना सकते हैं, क्योंकि इस केस में not only anti-addition, in fact, syn addition is also observed along with anti-addition. इस रिएक्शन में वास्तव में सिन और एंटी दोनों प्रोसेस होते हैं. अब देखो इसका डिटेल मैकेनिज्म में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना डिटेल में आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है. तो अननेसेसरी मैकेनिज्म्स बहुत ज्यादा डिस्कस करके मैं नहीं चाहता हूं कि आप बर्डन फील करें. जितना रिक्वायरमेंट है मैं आपको उतना बता रहा हूं. ध्यान देना, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया अगर आप लेते हैं तो इस केस में भी एल्काइन से आप एल्कीन बना सकते हैं. इट विल बी अ नेम रिएक्शन बर्च रिडक्शन. और यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि सिन और एंटी दोनों प्रोसेस होंगे, मतलब इस केस में सिस और ट्रांस एल्कीन दोनों बनेंगे. बस इतना सा मैं आपको हिंट देता हूं इसका. यहां पर दोनों प्रोडक्ट मिलने का रीजन है क्योंकि इस केस में जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन का एडिशन साइमल्टेनियस नहीं, 1 by 1 होता है. जबकि मेटल प्लस H2 में मैंने आपको बताया, मेटल प्लस H2 में मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो दोनों कार्बन पर एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है. जबकि आप ध्यान देना, अगर बात की जाए बर्च रिडक्शन की तो बर्च रिडक्शन में एडिशन साइमल्टेनियस नहीं होता है, इसमें एडिशन होता है 1 by 1. अब आप सोचिए, अगर हमारे पास यहां पर एल्काइन है और इसमें अगर हम बात करें कि एडिशन जो होगा वो 1 by 1 होगा, तो आप सोचिए इस एल्काइन पर अगर एक हाइड्रोजन इस तरह से ऐड हुआ तो अब दूसरे कार्बन पर जो हाइड्रोजन ऐड होगा वो इस साइड से ऐड होगा, सेम साइड से, अपोजिट साइड से. क्वेश्चन अगर आंसर है अगर 1 by 1 एडिशन होना है तो अगर एक ऐसे ऐड हुआ है तो दूसरा इस तरह भी हो सकता है और ऐसे भी ऐड हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं. तो यहां पर हम बात करते हैं कि सिन और एंटी दोनों प्रोसेस होंगे. तो ध्यान देना,
अगर यहां पर एडिशन एंटी हुआ तो फिर तो हाइड्रोजन अगर अपोजिट साइड से ऐड हुआ है तो प्रोडक्ट बनेगा यहां पर ट्रांस एल्कीन। और अगर एडिशन सिन हुआ, हाइड्रोजन अगर सेम साइड से ऐड हुआ है तो फिर प्रोडक्ट बनेगा इसमें सिस एल्कीन। तो यहां पर हम बात करेंगे बोथ सिस एंड ट्रांस एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। हाँ, अब क्योंकि दोनों बन रहे हैं तो यहां पर हम मेजर माइनर की बात कर सकते हैं। आप ही डिसाइड करो क्या ज्यादा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ट्रांस एल्कीन या सिस एल्कीन। आसान है, जो बेटर प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा बनेगा। बेटर कौन है, ट्रांस। क्या मैं कह सकता हूं ट्रांस एल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन सिस एल्कीन्स। तो यहां पर ट्रांस एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट एंड सिस एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज माइनर प्रोडक्ट। तो इस केस में आप कह सकते हैं दोनों बनेंगे, जिसमें एंटी एडिशन के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट जो होगा वो तो मेजर होगा, मतलब ट्रांस एल्कीन मेजर होगा, और सिन एडिशन के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। सो दिस इज हाउ ट्रांस एल्कीन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एल्काइन। तो ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जिसके थ्रू आप ट्रांस एल्कीन बना सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखिएगा, नॉट ओनली ट्रांस, सिस एल्कीन इज ऑल्सो फॉर्म्ड एज माइनर प्रोडक्ट, जबकि इसमें केवल सिस एल्कीन बना, ट्रांस बनता ही नहीं है। क्लियर बात ये? तो इस तरह से आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। जो इस रिएक्शन का ड्रॉबैक था कि हम ट्रांस एल्कीन नहीं बना सकते, आप इसके थ्रू बना सकते हैं। लेकिन अब आप ध्यान देना, इस रिएक्शन का भी एक ड्रॉबैक है। अब इस रिएक्शन का ड्रॉबैक क्या है, ध्यान देना। जो बर्च रिडक्शन मैंने आपको बताई, उस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है, बर्च रिडक्शन फेल्स इन केस ऑफ टर्मिनल एल्काइंस। आप ध्यान देना, इस रिएक्शन का यूज आप टर्मिनल एल्काइंस में नहीं कर सकते। टर्मिनल एल्काइंस समझ रहे ना, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पर हो, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन आईयूपैक नंबरिंग के अकॉर्डिंग 1 हो। जरा ध्यान देना, लाइक दिस एल्काइन। आप ध्यान देना, ये अगर आप एल्काइन लेते हैं दैट इज टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन के केस में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया लिया, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहां पर प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड होता है, अब हम अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां पर भी pi बॉन्ड ब्रेक होकर हाइड्रोजन ऐड हो जाए और यहां पर भी एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाए, तो ध्यान देना, नो, दिस बर्च रिडक्शन फेल्स इन केस ऑफ टर्मिनल एल्काइंस। क्वेश्चन है यहां पर रिएक्शन फेल क्यों हो रही है, तो उसका रीजन है, क्या मैं कह सकता हूं टर्मिनल एल्काइन इज हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन। याद करें आरएमजीएक्स की रिएक्शंस में मैंने आपको एक्टिव हाइड्रोजन बताया था, द हाइड्रोजन बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर और sp कार्बन। ध्यान देना, यहां पर हम कह सकते हैं हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद sp कार्बन, एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड विद sp कार्बन इज नॉन एज एक्टिव, या फिर आप कह सकते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन। और ध्यान देना, अगर किसी कंपाउंड में एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो सोडियम ऐसे कंपाउंड के साथ में एसिड बेस रिएक्शन शो करके H2 गैस रिलीज करता है। ध्यान देना, सोडियम reacts with the compounds having active hydrogen to release H2 gas. It involves acid base reaction. It involves acid base reaction. वास्तव में सोडियम, अगर आप सोडियम को ऐसे कंपाउंड के साथ में इंटरेक्ट करवाते हैं जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो सोडियम विल रिएक्ट विद दैट द कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन फॉर एसिड बेस रिएक्शन एंड H2 विल बी रिलीज्ड इन द प्रोसेस। होगा क्या, देखो यहां पर अगर बात की जाए तो इसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और अगर हम ले रहे हैं सोडियम विद लिक्विड अमोनिया, तो याद करें
मेटल का सॉल्वेंट की प्रेजेंस में फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना। तो ये मेटल इस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और वो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है इस डेफिशिएंट हाइड्रोजन पर, या आप कह सकते हैं एसिडिक हाइड्रोजन पर। अब देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब जरा देखो, इस बॉन्ड के ब्रेक होने के साथ ये तो बनेगा आरसी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, इस बॉन्ड के ब्रेक होने के साथ ये तो बनेगा आरसी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, और Na जब इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो बनेगा Na प्लस। तो वास्तव में क्या होगा, देखो यहां पर आरसी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, ये समझ में आ रहा है कैसे? इस बॉन्ड के ब्रेक होने के साथ बना सी माइनस और इसके साथ में एसोसिएट हो जाएगा Na प्लस, क्योंकि Na इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बनेगा Na प्लस। और देखो इस H पर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ध्यान देना, इस H पर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये बनेगा H डॉट, क्योंकि H पर ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। H पर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो बनेगा H डॉट, और H डॉट को मैं यहां पर लिख सकता हूं हाफ ऑफ H2। इस H डॉट को मैं यहां पर लिख सकता हूं हाफ ऑफ H2। या फिर आप सोचिए, अगर आप इसके टू इक्विवेलेंट्स ले लें, दो मॉलिक्यूल अगर आप ले लें और यहां पर ट्वाइस Na लें, तो यहां पर बनेगा 2H डॉट, 2H डॉट को लिख सकते हैं आप H2। तो ध्यान देना, सोडियम when reacts with the compound having active hydrogen, it will show acid base reaction and in this case H2 will be released in the process। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और एक्टिव हाइड्रोजन अगर किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है और ऐसे कंपाउंड के कांटेक्ट में अगर सोडियम आएगा तो फिर वहां पर एसिड बेस रिएक्शन प्रेफर होगी, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये रीजन है, आप कह सकते हैं द रिएक्शन फेल्स, Birch reduction fails in case of terminal alkynes and it is due to acid base reaction। ये acid base reaction के प्रेफरेंस की वजह से यहां पर फेल होती है, क्योंकि आप ध्यान देना, अगर आप सोडियम की ऐसे कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करवाएं जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ध्यान देना, अगर आप सोडियम की ऐसे कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करवाएं जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एक्टिव हाइड्रोजन एक तरह से एसिडिक हाइड्रोजन ही होता है। तो सोडियम क्या करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा उस एक्टिव हाइड्रोजन के लिए और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और देखो इस बॉन्ड के ब्रेक होने के साथ ये तो बनेगा A माइनस, और इस A माइनस के साथ में एसोसिएट हो जाएगा Na प्लस, और इस H पर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो बनेगा H डॉट, और इस H डॉट को आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ H2। So this is acid base reaction which is observed when sodium comes into contact with the compound having active hydrogen। H2 is released in the process। जैसे आप देखो इथेनॉल, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पर आ जाएगा CH3CH2 O माइनस Na प्लस, और साथ में H2 गैस विल बी रिलीज्ड इन द प्रोसेस। आ रहा है समझ में? और एग्जांपल बताता हूं, इथाइलामाइन when reacted with sodium, जरा देखो इसमें भी एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन हमने किसे कहा है, ध्यान देना, हाइड्रोजन इज कॉल्ड एक्टिव if it is bonded with oxygen, nitrogen, halogen, sulfur and sp कार्बन। डिस्कस किया RMGX की रिएक्शन में। तो जरा देखो यहां भी यही होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और इलेक्ट्रॉन ऐड होने के साथ में यहां पर बन जाएगा N-alkyl sonamide प्लस हाफ ऑफ H2। क्लियर बात ये? और देखो रिएक्शन विद सोडियम, क्या मैं कह सकता हूं यहां पर हम बात करेंगे नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों समझ में आ रहा है? बिकॉज इन दिस केस देयर इज नो एक्टिव हाइड्रोजन। तो ध्यान देना, इन केस में आप कह सकते हैं एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट, जबकि इस केस में अगर हम नो रिएक्शन की बात करें तो यहां पर एक्टिव हाइड्रोजन एब्सेंट। क्लियर बात ये? तो ये रीजन है, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन में भी एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो सोडियम के साथ में ये जो रिएक्शन होगी वो एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, H2 गैस यहां पर रिलीज हो जाएगा। इस केस में अगर बात की जाए तो नो बर्च रिडक्शन। तो याद रखिएगा, इस बर्च रिडक्शन का एक ड्रॉबैक मैंने आपको बताया, द रिएक्शन फेल्स इन केस ऑफ टर्मिनल एल्काइंस। द रिएक्शन इज not observed
इन टर्मिनल एल्काइंस। टर्मिनल एल्काइंस के केस में ये रिएक्शन हमें नहीं मिलती है। टर्मिनल एल्काइंस में फिर आपको ये रिएक्शन यूज करनी होगी, इसी के थ्रू आपको एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइंस। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन, इसमें फर्स्ट रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ एल्कीन और एल्काइन विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ मेटल। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस ये हमने कंप्लीट कर लिया है। एल्काइल हैलाइड की जो रिएक्शंस हैं ये ऑलरेडी हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब एल्केन प्रिपरेशन मेथड्स में हम नेक्स्ट रिएक्शन पर मूव करते हैं, दैट इज फ्रॉम एल्कोहल। और देखो एल्कोहल से एल्केन फॉर्मेशन के लिए हमारे पास 2 रिएक्शंस हैं। फर्स्ट इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एंड सेकंड इज रिएक्शन विद P+HI। चलिए इन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। देखो एल्कोहल से एल्केन फॉर्मेशन के लिए जैसे कि हमारे पास 2 रिएक्शंस हैं, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एंड रिडक्शन यूजिंग P+HI। तो आप ध्यान देना, इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ये भी तो हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुके हैं ना। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की सारी रिएक्शंस हमने एक साथ डिस्कस की हैं। आप याद करें ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शंस में मैंने आपसे कहा था 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, या तो एसिड बेस या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। पहले हम क्या चेक करते हैं, एसिड बेस। और एसिड बेस के लिए हमें क्या देखना होता है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन जिस कंपाउंड के साथ में आपको गिवन है उस कंपाउंड में हमें एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन सर्च करना होता है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर और sp कार्बन। ऐसा हाइड्रोजन अगर कंपाउंड में प्रेजेंट है तो RMgX ऐसे कंपाउंड के साथ में एसिड बेस करता है और प्रोडक्ट बनाता है RH। तो आप ध्यान देना, अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, तो ध्यान देना एल्कोहल में हम बात कर सकते हैं एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एल्कोहल इज हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन, सो व्हेन रिएक्टेड विद RMgX इट विल शो एसिड बेस्ड रिएक्शन। क्योंकि यहां पर हम बात कर सकते हैं कि RMgX का R पार्ट नेगेटिव एज अ बेस इस एक्टिव हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर जाएगा। दिस हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन और ये इस एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा R-H, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्केन। तो ये रिएक्शन तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 2 में। तो एल्कोहल से एल्केन फॉर्मेशन के लिए जो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, इसका कांसेप्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं इसमें नेक्स्ट रिडक्शन यूजिंग P+HI। देखो आप ध्यान देना, P+HI का यूज हम करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका रिडक्शन आप P+HI के थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखो P+HI कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ईथर, एल्काइल आयोडाइड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इतने सारे कंपाउंड्स का रिडक्शन आप P+HI के थ्रू कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, P+HI can be used to reduce carboxylic acid, aldehyde, ketone, alcohol, ether, alkyl iodide and carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट समझ रहे ना, जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो इन सारे कंपाउंड्स का रिडक्शन आप P+HI के थ्रू कर सकते हैं। अब P+HI रिडक्शन में केवल एक पॉइंट आपको माइंड में रखना है जिससे आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा। आप ध्यान रखिएगा, वॉट एवर इज द कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड्स मैंने आपको बताया जिनका रिडक्शन आप P+HI के थ्रू कर सकते हैं, इनमें से कोई भी कंपाउंड आपको दिया हो, सबसे अच्छी बात यह है P+HI विल रिड्यूस एनी ऑफ दीज कंपाउंड्स इनटू एल्केन। मतलब P+HI में रिडक्शन प्रोडक्ट इज ऑलवेज एल्केन। हमेशा आपको एल्केन मिलेगा, चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करें, एल्डिहाइड को रिड्यूस करें, कीटोन को रिड्यूस करें, अल्कोहल को रिड्यूस करें, एल्काइल आयोडाइड को रिड्यूस करें, ईथर को रिड्यूस करें या कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करें। इनमें से आप किसी भी कंपाउंड का रिडक्शन अगर P+HI के थ्रू करते हैं तो P+HI विल रिड्यूस द कंपाउंड इनटू एल्केन। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है, इसमें ध्यान रखिएगा। P+HI कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर, एल्काइल आयोडाइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स इनटू एल्केन्स। तो ये सबसे अच्छी बात है। देखो P+HI बस आपके माइंड में सेट कर लो, P+HI मतलब प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा,
एल्केन मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, देखो एक इसका सीक्वेंस है, मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं, ध्यान देना। एक्चुअली होता क्या, देखो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं यूजिंग P प्लस HI, तो ध्यान देना P प्लस HI पहले क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है एल्डिहाइड में। फिर एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन होता है एंड एल्डिहाइड फर्दर गेट्स रिड्यूस्ड इनटू एल्कोहल। जो एल्डिहाइड है वो फर्दर एल्कोहल में रिड्यूस होता है एंड एल्कोहल इज फर्दर रिड्यूस्ड इनटू एल्काइल आयोडाइड। और वैसे भी आप याद करें, एल्कोहल की HI के साथ में तो रिएक्शन हमने पहले डिस्कस भी की है। इस केस में क्या होगा, देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा आयोडाइड में और आयोडाइड का फिर फर्दर रिडक्शन होता है एल्केन में और आयोडाइड का HI के थ्रू रिडक्शन। तो याद करो, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, याद करें एल्केन का जब हम आयोडीनेशन करते हैं तो वो रिएक्शन हमें रिवर्सिबल मिलती है। और रिवर्सिबिलिटी का रीजन आप याद करो, एल्केन का जब आप आयोडीनेशन करते हैं तो हमें मिलता है एल्काइल आयोडाइड प्लस HI, और जो HI होता है वो एल्काइल आयोडाइड को वापस रिड्यूस कर देता है एल्केन में। यही तो रीजन हमने डिस्कस किया था कि आयोडीनेशन ऑफ एल्केन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आप देखो यहां पर एल्काइल आयोडाइड है और अगर HI है तो HI विल रिड्यूस आयोडाइड इनटू एल्केन और साथ में बन जाएगा I2। क्लियर हो रही बात है? तो ये एक सीक्वेंस है। देखो मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड विल फर्स्ट रिड्यूस्ड इनटू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इज फर्दर रिड्यूस्ड इनटू एल्कोहल, एल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड, आयोडाइड विल कन्वर्ट इनटू एल्केन। अब आप सोचिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा P प्लस HI के थ्रू रिडक्शन में प्रोडक्ट आपको हमेशा एल्केन मिलेगा। कैसे, आप देखो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो यहां से रिएक्शन स्टार्ट होकर एल्केन पर फिनिश होगी। अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं तो बस एल्डिहाइड में क्या होगा, रिएक्शन यहां से स्टार्ट होगी लेकिन उसका भी एंड तो यहीं पर होगा एल्केन पर। अगर आप एल्कोहल लेते हैं तो वो भी एल्केन में कन्वर्ट होगा, आयोडाइड लेंगे वो भी एल्केन में कन्वर्ट होगा। और आप देखो ईथर अगर आप लेते हैं तो याद करें ईथर की HI के साथ में रिएक्शन हमने डिस्कस की है। जब ईथर की HI के साथ में रिएक्शन लेते हैं तो बनता है एल्काइल आयोडाइड प्लस एल्कोहल। अब आप सोचिए ईथर की HI के साथ में रिएक्शन में अगर हम बात करें कि एल्कोहल और एल्काइल आयोडाइड फॉर्म होते हैं, तो एल्कोहल और अगर एल्काइल आयोडाइड फॉर्म हो गए तो ये आगे रिड्यूस होकर के इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे एल्केन में। सो व्हाटएवर इज द इनिशियल कंपाउंड, वेदर इज इट एसिड, एल्डिहाइड या इसकी जगह कीटोन भी ले सकते हैं आप, एल्कोहल, ether, iodide, all of these compounds when reduced using P plus HI will convert into alkane। मैंने आपसे कहा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के रिडक्शन के लिए भी आप P plus HI का यूज कर सकते हैं, उसमें भी एल्केन बनेगा। आप सोचिए कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, याद करें कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप, कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट में आप कह सकते हैं दो तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्कोहल और इसके साथ में या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। अब आप सोचिए अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट में एल्कोहलिक ग्रुप होगा और साथ में या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, तो देखो एल्डिहाइड भी रिडक्शन के थ्रू एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है और एल्कोहल भी रिडक्शन के थ्रू एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप यहां कह सकते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप P प्लस HI के थ्रू रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आप देखो मान लो अगर आपने कंपाउंड लिया है ग्लूकोज, जैसे ये कंपाउंड अगर आपने लिया है ग्लूकोज, सपोज दिस कंपाउंड इज ग्लूकोज, तो क्या होगा, देखो when reduced using P plus HI। अब हम बात कर रहे हैं कि चाहे एल्डिहाइड ग्रुप हो चाहे एल्कोहलिक ग्रुप हो, देखो एल्डिहाइड भी एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है और एल्कोहल भी एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि ये कंपाउंड रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। और ध्यान देना यहां पर अगर बात की जाए तो टोटल 6 कार्बन है, मतलब इस केस में हम बात कर सकते हैं कंपाउंड क्या फॉर्म हो जाएगा, N-हेक्सेन। यहां पर कंपाउंड क्या फॉर्म हो जाएगा, N-हेक्सेन। 6 कार्बन की आपको एक स्ट्रेट कार्बन चेन मिल जाएगी। क्लियर हो रही बात है? सो दिस इज अबाउट रिडक्शन यूजिंग P प्लस HI। बस आप तो ये माइंड में रखो, जो भी कंपाउंड आपको दिया हुआ है अगर रिड्यूसिंग एज एन P प्लस HI दिया है तो प्रोडक्ट आपको हमेशा एक ही मिलेगा, एल्केन। क्लियर है बात ये? सो दिस इज अबाउट रिडक्शन यूजिंग P प्लस HI।
तो ध्यान रखिएगा P प्लस HI के थ्रू रिडक्शन में आपको एल्केन मिलेगा। तो अल्कोहल से एल्केन फॉर्मेशन के लिए हमारे पास 2 रिएक्शंस हैं। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो ऑलरेडी हम कंसेप्चुअल रिएक्शन में कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 2 में, एंड रिडक्शन यूजिंग P प्लस HI। इसमें आपको याद रखना है P प्लस HI will reduce the compound into alkane. Whatever is the compound, product is always alkane. Clear बात ये? So this is about the method number 3, formation of alkane from alcohol.